स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से जो कि होने वाला है लर्निंग के अंदर अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे 4 थ्योरीज। इन 4 थ्योरीज को मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे और समझाऊंगा भी इनको बहुत ही शॉर्ट में। अभी तक अगर आपने लर्निंग कहीं से पढ़ा है या फिर इसकी थ्योरीज कहीं से पढ़ी है तो आप लोगों को बहुत ही ना वास्ट के अंदर पढ़ाया गया होगा या फिर आपको शायद हो सकता समझ में ना आया हो। अभी आप लोगों को लर्निंग क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं लर्निंग के पूरे कंसेप्ट से। लर्निंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि परमानेंट चेंज आना किसी के बिहेवियर में किसकी वजह से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, मैंने कोई एक्सपीरियंस किया भाई, उस वजह से मेरा कोई बिहेवियर चेंज हो गया, उसको क्या बोलेंगे लर्निंग। अब मान लेते हैं कि मैं एक मंदिर गया, कोई बहुत ही बड़े मंदिर गया और वहां पे मैंने ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि यार यहाँ पे तो बहुत ही शांति है, ये लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ये लोग इतने शांत कैसे हैं, इनके अंदर गुस्सा ही नहीं है। उसके बाद मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस था ये मेरा और बिहेवियर कैसा होगा मेरा बाद में चेंज हो जाएगा। मैं हो सकता है मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर दूं, मेरा भी जो लेवल है मेंटल लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए और जो मेरी गुस्से वाली चीजें हैं वो थोड़ी कम हो जाए। तो इसको क्या कहेंगे हम, लर्निंग करना। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। अब इसके अलावा इसकी थ्योरीज में जाते हैं हम लोग। ठीक है, थ्योरीज थोड़ी वास्ट है तो वही बात है कि इन पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। सबसे पहले आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का ये मतलब है, अब मान लेते हैं कोई एक क्लासरूम है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर आपका कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है। ठीक है, और वो बच्चों को ना बहुत मारता है। अब वो टीचर मारने से पहले ना एक छोटी सी चीज करता है, मारते वक्त जिस भी बच्चे के पास जा रहा है वो बच्चा क्या करेगा, ऐसे ऐसे बचने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर कहता सर प्लीज छोड़ दो सर, सॉरी सर, या फिर वो कानने से कर लेगा, कुछ ना कुछ वो हरकत करेगा जिससे वो बचने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो गया, उसका रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर स्टिमुलस क्या करता है, आपका रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अगर उसको ट्रेन करते जाए ना स्टिमुलस को आपके, तो वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। ठीक है, तो इस बेसिकली थ्योरी के अंदर इतना ही है। अब इसको एग्जांपल को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ कि एक टीचर है वो बच्चे को मारने जाता है ना, तो उससे पहले क्या करता है, अपनी स्लीव्स को ना ऊपर कर लेता है। अब जब वो अपनी स्लीव्स को ऊपर करता है ना, सो बच्चों को पता चलता था हाँ भाई ये मारेंगे, क्योंकि टीचर ने एक बार ऐसा किया उसने मारा, टीचर ने 2 बार ऐसा किया उसने मारा, 3 बार ऐसा किया मारा, कम से कम 10 बार उसने अपनी स्लीव्स को ऊपर किया। ठीक है, पिछले 10 दिनों के अंदर उसने बच्चों को मारा है। बच्चों को क्या लगेगा, अगर 11वें दिन वो अपनी स्लीव्स को दोबारा ऊपर करता है, हो सकता है भाई टीचर को गर्मी लग रही हो बट फिर भी वो मारे ना किसी को, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, डर जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस को क्लासिकल कंडीशन कर दिया, मतलब उसको एक ऐसी कंडीशन में डाल दिया कि हाँ अगर ये चीज होगी, मतलब स्लीव्स ऊपर होगी तो आप लोग डरना है ही। ठीक है, तो ये एक मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग का लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने खुद बनाया है। आते हैं हमारे दूसरे के ऊपर, ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली ये बोलती है कि यार अगर आप लोग ऑपरेंट है, मतलब इसके अंदर हम लोग ना ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत है क्योंकि क्लासिकल वाला थोड़ा ना ज़्यादा है, बट ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर इतना इन डेप्थ की जरूरत नहीं है। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी होती ही क्लासिकल की तरह है, लेकिन थोड़ी सी चेंज होती है। अब इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि हमने कोई कंडीशन है उसको थोड़ा बदल दिया है, या फिर उस कंडीशन की जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको बदल दिया है। ठीक है, सो इसके अंदर हम लोग इससे बोल सकते हैं। सोशल लर्निंग के अंदर हम लोग बात करें तो सोशल लर्निंग जस्ट ऐसी लर्निंग हो जाती है कि हमने सोशली किसी से बात करके, किसी से मिल के, किसी के साथ मेंटली रह के, ठीक है, आपके दोस्त हैं आपने उनसे कुछ सीख लिया, सो वहाँ पे आती है सोशल लर्निंग थ्योरी। या फिर लास्ट आता हमारा कॉग्निटिव थ्योरी। अगर हम लोग कहते हैं कि यार कोई एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं कि काम नहीं करोगे या फिर मतलब काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा। सो ये सब चीजें जब सुनते हैं ना एम्प्लॉयज, तो उनके अंदर आता है कि हाँ भैया पैसा मिलेगा, काम तो करना चाहिए। ठीक है, तो कॉग्निटिव होता है कि एक इनकॉग्निटिव है उनके दिमाग के अंदर कि हाँ हम ये करेंगे तो हमको ये चीज इन रिटर्न मिलेगी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर। और अगर ऑपरेंट की भी बात करूँ ना, ऑपरेंट के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर स्टूडेंट्स काम करते हैं तो उनको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, नहीं करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है। ऑपरेंट के अंदर हम लोग कुछ ऐसा ही कर देते हैं कि अगर आप काम करोगे तो रिवॉर्ड देंगे, नहीं करोगे तो पनिशमेंट ले लेना, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया पूरा का पूरा थ्योरी, या फिर हम कह सकते हैं लर्निंग टॉपिक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि परसेप्शन। परसेप्शन का जल्दी से कंसेप्ट समझते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंसरी स्टिमुलाई टू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। कोई एक स्टिमुलाई है, मतलब कोई डेटा है, रॉ डेटा, उसको हमने एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर बदल दिया, उसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है इसका प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टिमुलाई को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि हाँ इसको हम लोग को आगे करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करेंगे एक प्रॉपर मैनर में और उसकी एक इन्फॉर्मेशन बनाएंगे और इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है, नहीं हो सकती है, और उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली बनाएंगे। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हो सकता है। इंटरनल फैक्टर्स अलग होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स अलग होते हैं। अब इसके नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, वही बात है कि कुछ ही चीजों के मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। सो अगर आपको सिर्फ परसेप्शन के नोट्स चाहिए होंगे सो मुझसे मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, और लर्निंग की भी थ्योरीज की अगर आप कहते हो इसके अंदर का मटेरियल दे दो, सो हाँ वो मेरे से मांग लेना, मैं अलग से आपको दे दूंगा। नहीं तो अगर आप इनके मेन चीजें भी याद करके जाते हो, लिख के आ जाओगे, समझा के आ जाओगे अच्छे से, बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, पहले बता दूं।
नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारी परसेप्शन की? सबसे पहली बात, टास्क को अंडरस्टैंड करना, जो भी आपको टास्क मिला हुआ है उसको समझो। सेकंड चीज, उससे एसोसिएटेड टास्क, एटी का मतलब है एसोसिएटेड टास्क, एसोसिएट टास्क को भी समझो। लास्ट आता है फिर आपके अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, बिहेवियर को समझो कि टास्क को कंप्लीट कैसे करना है, क्या बिहेवियर होना चाहिए। और उसके अलावा क्लैरिफाइंग रोल, रोल को क्लैरिफाई कर दो कि हाँ ये जो आपका काम है इस टास्क को हम ऐसे करेंगे, रोल्स क्लासिफाई हो जाने चाहिए, क्लैरिफाई हो जानी चाहिए बेसिकली। अब आते हैं लास्ट इसके फैक्टर्स। तीन फैक्टर्स हैं, हमारी सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, जैसे भी सिचुएशन है उसके ऊपर हमारे परसेप्शन डिपेंड करेगा। दूसरा होता है टारगेट, टारगेट जितना ज्यादा है, जितना कम है, जितनी दूर है, जितनी पास है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और लास्ट होता है परसीव, परसीव मतलब हम लोग क्या उसको परसीव अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा परसेप्शन। ठीक है, कौन सी तीन चीजें हो गई? हमारा टारगेट हो गया, और उसके साथ सिचुएशन हो गया, और परसीवर हो गया, ये तीन हो गए हमारे फैक्टर्स। अब मैं जस्ट साइड में हो ही रखा हूं, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। सो यार स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको कहीं जगहों पे बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है, बट टेंशन मतलब वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। सो वैल्यूज का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं क्या होता है, फिर इसका कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। इंडिविजुअल बिलीव दैट मोटिवेट्स पीपल टू एक्ट वन वे और अदर, मतलब सबके अपने अपने बिलीव होते हैं कि किसको कौन से वे में जाना है, इस वे में जाना है, उस वे में जाना है, या फिर मतलब सिर्फ एक रास्ते पे चलना है। सो मतलब कौन से रास्ते पे चलना है, इस चीज को लेके सबके अपने अपने बिलीव होते हैं, उसको हम बोलते हैं वैल्यूज। सब अपने अपने पेरेंट्स से या फिर अपने अपने जो भी मतलब गार्जियंस होते हैं उनसे अपनी वैल्यूज को सीखते हैं। इसके अलावा इसके टाइप्स कौन से होते हैं? इंडिविजुअल और कलेक्टिव, दो ही टाइप की वैल्यूज होती है, या तो इंडिविजुअल खुद की वैल्यू होगी या फिर कलेक्टिव वैल्यूज होगी। मतलब आप मान लेते हैं कि मेरी वैल्यूज अलग होगी, मेरे पूरे परिवार की वैल्यूज अलग होगी। सो ये दो दो अलग अलग आपको मैंने टाइप समझा दी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि एटीट्यूड। एटीट्यूड की हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले, वे इन विच अ पर्सन व्यूज एंड इवैल्यूएट समथिंग और समवन, मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें कोई भी पर्सन किसी भी इंसान को या फिर किसी भी चीज को देखता है और इवैल्यूएट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, अलग अलग होते हैं। बट अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग तीन टाइप्स पढ़ने वाले हैं, और यही इसके कंपोनेंट्स भी हैं। अगर आप लोग को टाइप्स और कंपोनेंट्स दोनों में से कुछ भी आता है, तो आप यही तीन एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। कॉग्निटिव का मतलब होता है इन्फॉर्मेशनल। अब कोई इंसान है यार, वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, लाइक मी, सो हम उसको कह सकते हैं कि ये कॉग्निटिव क्या है? एटीट्यूड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा है? अफेक्टिव। अफेक्टिव के अंदर हमारा कौन सा आता है? यार ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। कोई इंसान ना छोटी छोटी बातों पर रो देता है, ठीक है, कुछ लड़कियां रो देती है, कुछ लड़के भी रो देते हैं। सो वो होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनको बोलते हैं अफेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, इसका एटीट्यूड ना बहुत जल्दी अफेक्ट होने का है। सो उसको हम बोलते हैं अफेक्टिव एटीट्यूड। और लास्ट होता है बिहेवियर, जो कि मतलब बिहेव बहुत ज्यादा करता है कि हाँ इधर से उधर कूद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सो बिहेवियर के अंदर बेसिकली उसका बिहेवियर से रिलेटेड चीजें आ जाती है। सो जिसका बिहेवियर जिस डिपेंडेंसी पे होता है, उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल एटीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे एटीट्यूड के टाइप्स और कंपोनेंट्स भी खत्म हो गए। लास्ट टॉपिक बचा है जॉब रिलेटेड एटीट्यूड की। जॉब के अंदर आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपको खुद को भी पता है, आप जॉब कर रहे हो, सो एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए? पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव तो रखोगे नहीं। ठीक है, एफिशिएंट होने चाहिए, प्रोडक्शन अच्छी करवाओगे तभी, ये सब चीजें होती है। मोटिवेटेड होना चाहिए, बाकी पढ़ भी लेनी है। सेटिस्फैक्शन विद वर्क, आपको अगर काम के साथ सेटिस्फैक्शन है, अच्छी बात है, तो सेटिस्फाई होना चाहिए आप लोगों को काम के साथ। सुपरविजन आप लोगों का जो भी है वो अच्छा होना चाहिए। कोवर्कर्स जो भी आप लोग हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। कोवर्कर्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपका काम, वही बात है कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी आपकी। पे एंड प्रमोशन, जो कि मतलब आपकी सैलरी है और आपके प्रमोशनल एक्टिविटीज है, उनको काफी मतलब रूटीन बिहेवियर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी 20,000 है तो वो अगले 5 साल तक 20,000 ही है, मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए। लास्ट आती है इमोशनल एग्जॉस्शन, मतलब इमोशनल एग्जॉस्शन आपका करा नहीं जा रहा है। ठीक है, इमोशनली आपको कैसा ट्रीट किया जा रहा है, क्या आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है, क्या आपसे पूछा नहीं जा रहा है, मतलब ये सारी चीजें होती है ना। तो इमोशनल एग्जॉस्शन क्या आपका हो रहा है? अगर हो रहा है तो प्लीज उस कंपनी को आप छोड़ सकते हैं। तो एटीट्यूड आपको अपना वहाँ पे चेंज करना है, इमोशनली इतना ज्यादा अटैच भी नहीं हो रहा है। और लास्ट हो गया आपका पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी आपके वर्क पे या फिर आपकी जॉब पे कैसी है, इन सब चीजों को मिला के बनता है हमारा जॉब रिलेटेड एटीट्यूड। ठीक है, तो जॉब रिलेटेड एटीट्यूड के अंदर आप ये 6 पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, इन्हीं को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी ये है आपका पूरा वैल्यूज एंड एटीट्यूड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर यहाँ पे होती है हमारी थर्ड यूनिट भी खत्म। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस पूरी सीरीज को आप एमबीओ की सीरीज को बहुत प्यार दे रहे हैं, तो प्लीज बहुत प्यार ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली यूनिट के साथ। धन्यवाद।